हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लास में। गाइस, पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस किया था। उसमें मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया नहीं था, बल्कि सिलेबस का डिस्कशन आपसे किया था कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, उसमें दरअसल कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो आपके जो एग्जाम प्लान के हिसाब से जो एग्जाम का पेपर का पार्ट बी वाला पोर्शन है, यानी कि जो सेकेंड वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाले में आपको पता ही है कि नॉन टेक्निकल वाला हिस्सा है जिसमें जीके और आईसीटी वाले पोर्शन है। और जो पार्ट बी है उसमें ये वाली जो यूनिट है स्किल डेवलपमेंट, ये वाला जो सब्जेक्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, इसके अंदर हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है। और चारों यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इसके बारे में एक डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि इसमें 4 यूनिट जो है, पहली यूनिट जो है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना है, तीसरी में और चौथी में क्या क्या पढ़ना है। 40 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 40 प्रश्न आपको इस 4 यूनिट में मिला करके आने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो 2-3 टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे एक तो वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो सिस्टम बना हुआ है इंडिया में और एमपी में, यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो सिस्टम बना हुआ है केंद्र के स्तर पे, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस। और साथ ही साथ राज्य के स्तर पे, यानी कि एमपी के अंदर जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन को लेकर के या फिर स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, उसके बारे में पढ़ना होता है। दूसरी चीज जो है वो स्कीम्स है, जो प्रोजेक्ट है, पॉलिसी है, स्कीम्स है, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, जो केंद्र या राज्य की सरकारों के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के, उसके बारे में पढ़ना होता है। और तीसरी चीज होती है वो है एकेडमिक्स और मैनेजमेंट। ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल की, अगर आप प्रिंसिपल बनते हैं या डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है स्पेसिफिक उन पर्टिकुलर पोस्ट के मामले में, उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। जैसे अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको पूरे इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट देखना होगा। तो जो मैनेजीरियल क्वालिटीज होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए या एक संस्थान को चलाने के लिए, तो कुछ मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से जुड़े हुए टॉपिक्स है, क्योंकि वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है। जैसे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से काम लेना होता है, किस तरीके से मैनेजमेंट चलता है किसी भी इंस्टीट्यूट का। और उसके अलावा क्योंकि ये फील्ड एकेडमिक्स से जुड़ी हुई है, तो एकेडमिक्स से रिलेटेड चीजें भी उसमें आएंगी, जिसमें आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी है या दूसरी तरह की फैसिलिटीज होती है इंस्टीट्यूट्स में। साथ ही साथ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करना है, किस तरह से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देना है, ये तमाम चीजें मिल करके एक सिलेबस बनता है। तो इसको अगर आप वैसे देखें तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लेवल पे, यानी कि केंद्र के स्तर पे, और एमपी के लेवल पे, यानी कि राज्य के स्तर पे। दूसरी चीज स्कीम्स, प्रोजेक्ट, पॉलिसीज जो केंद्र या राज्य सरकार दोनों चला रही है। और साथ ही साथ तीसरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक्स, इन तीनों को मिला जुला करके। तो ये अगर हम इसको की पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से हमको इसके अंदर चीजों को देखना रहेगा। अब आज की जो हमारी पहली क्लास है, इसमें हम इसको विधिवत शुरू कर रहे हैं और इसी क्रम में इसको आगे लेके चलेंगे, यही सीक्वेंस रखेंगे। तो आज की हमारी क्लास जो है ये पहली पहली क्लास है, शुरुआती क्लास है, क्योंकि पिछली क्लास में केवल सिलेबस की बात हुई थी। तो फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट मतलब स्किल डेवलपमेंट वाले पोर्शन में जो पहली यूनिट है, उससे हम शुरू कर रहे हैं और पहले टॉपिक से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि मैं यहाँ पर आपको हर चीज एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। साथ ही साथ हर चीज की जो जानकारी है उसको हम लोग ऑथेंटिक सोर्सेस से देखेंगे, जो गवर्नमेंट सोर्सेस होते हैं। अगर आप किसी भी जानकारी को, किसी भी डेटा को, किसी भी फैक्ट को ले रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी ये हो जाता है कि आप उसको गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से या ऑफिशियल डेटा से लें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आंसर को लेकर के कई बार एक सब्जेक्टिविटी बन जाती है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो आंसर वही करेक्ट माना जाता है जनरली जो गवर्नमेंट डेटा के अंदर रहता है। तो मैं आपको पूरा का पूरा जो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा वो ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि चीजों को एक्सप्लेन करते हुए तो एक हम लोग अंडरस्टैंडिंग भी बनाएंगे इस सब्जेक्ट की। और साथ ही साथ जो डेटा है, फैक्ट्स है, नॉलेज है, जानकारी है, जो स्कीम्स वगैरह चल रही है उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो आगे लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जो पहले टॉपिक से अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं,
स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आप पहली यूनिट देखोगे तो जो पहली यूनिट आपके सिलेबस में है, अगर आप उसको उठा करके देखोगे तो उसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट लिखा हुआ है ना। और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है उसके अंदर हमें पहले बेसिक से शुरू करना होता है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन क्या है, स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों इंडिया को इसके बारे में काम करने की जरूरत है। वो तमाम चीजें जो है पहली यूनिट में आपको मेंशन की हुई है। अगर आप देखोगे तो यही सारी चीजें उसमें है। तो एक एक करके अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि इसमें हमको क्या करना रहता है। कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में जो यूनिट नंबर 1 है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग की हमें क्यों जरूरत है। तो ये जानेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग होती क्या है, ठीक है, या वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। सबसे पहले चीज तो हम यही जानते हैं। आप लोग एजुकेशन तो सुनते ही रहते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है। तो इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, वोकेशनल और एजुकेशन। तो इन दो चीजों से जोड़ करके हमको इसको पढ़ना रहता है। ठीक है, देखिए आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, या कई बड़ी चुनौतियां हैं, इसमें आप लोग लगातार सुनते रहते हैं कि भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। आप जानते ही हैं कि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा आज भी जब भी बात होती है कि भाई इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन सी समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो बताई जा रही है आजकल और बताई जाती है, जो कि राइटली बताई जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। पहली चीज ये हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, कोई भी बोल देगा कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि जननांकिकीय लाभांश। ये शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ, और इसका कैसे संबंध बेरोजगारी के साथ है, कैसे ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ टर्म है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जिसको हिंदी में जननांकिकीय लाभांश कहा जाता है, इसको जनसांख्यिकी लाभांश भी बोल देते हैं कई कई, जननांकिकीय लाभांश, इसी को जनसांख्यिकी लाभांश भी बोलते हैं। क्या होता है इसकी बात करते हैं, और ये कैसे बेरोजगारी की समस्या से या अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि भारत में जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। यूथ का मतलब होता है जो वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब जो प्रोडक्टिव है, काम कर सकती है। सब जनसंख्या में बहुत सारे वर्ग के, मतलब बहुत सारे आयु वर्ग के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना। छोटे बच्चे, मान लो कि 1 साल से लेके 0 साल से लेकर के 10 साल या 15 साल तक के बच्चे, तो उसके बाद फिर 15 से लेकर के 30, 35, 40 साल तक के लोग, फिर 40 से लेकर 60 तक के लोग, और फिर 60 से लेकर के 80, 90 तक के लोग। तो ऐसे आयु वर्ग में हम अगर किसी देश की या जनसंख्या को बांटे तो ऐसे बांट सकते हैं कि भाई बच्चे कितने हैं, यूथ कितने हैं, और बुजुर्ग लोग कितने हैं। इसमें जो बच्चे और यूथ होते हैं, हाँ सॉरी, बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं। ठीक है, छोटे बच्चे का आप ये मतलब, छोटे बच्चे का मतलब ये मान लो कि जो 18 साल से कम के हैं, लेस देन 18, है ना, 18 साल से कम के, उसको आप मान लो कि बच्चे हैं। ठीक है, और बुजुर्ग आप वो मान लो जो 60 साल से, 55 साल से, 60 साल से, मान लो कि 60 से ऊपर है। ठीक है, ये बुजुर्ग हो गए। अब ये जो 18 से कम और 60 से ऊपर वाले हैं, ये तो क्या होते हैं कि ये आश्रित जनसंख्या में आ जाते हैं। आश्रित जनसंख्या का मतलब होता है कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ये क्या है, आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या मतलब ये डिपेंडेंट है, खुद अपना, अपने मतलब खुद अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, किसी दूसरे पे निर्भर है। जैसे बच्चे जो है
अपने पेरेंट्स पर निर्भर होते हैं या जो भी उनके गार्जियन उन पर निर्भर होते हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने बच्चों पर या घर के दूसरे सदस्यों पर निर्भर होते हैं। जनरली ये लोग खुद कुछ काम मतलब कोई प्रोडक्टिव पैसा नहीं कमाते, कोई प्रोडक्टिव काम उस तरीके से जो इकोनॉमी को बूस्ट करे, उस तरह का कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, मतलब कोई पैसा नहीं कमाते, सीधा हम ये मान सकते हैं, है ना? तो ये हमारी आश्रित जनसंख्या होती है। अब इसके बीच में जो जनसंख्या बनी, इसके बीच में मतलब आप ये मान लो कि 18 से लेकर के 60 के बीच में, ये अर्निंग पॉपुलेशन है, मतलब ये आत्मनिर्भर का मतलब कमाने वाली जनसंख्या है ना? उत्पादक मान लो, अर्निंग मान लो। और इसमें भी जो पर क्या बोलेंगे अपने लेवल की जो इसमें है, जैसे 18 से मान लो 60 तो आप भूल जाओ, लेकिन 18 से 30-35 साल तक की मान लो, ये जो पॉपुलेशन है ये और ज्यादा वर्किंग में है, क्योंकि अभी ये नई नई है, पढ़ रही है या पढ़ के ग्रेजुएट हो गई है या कोई भी काम सीख रही है, और इसके बाद जो है ये सीधे सीधे काम करने की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कई भागों में बांट लेते हैं पॉपुलेशन को। अब ये जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी देश की कुल जनसंख्या में जो काम करने वाले उत्पादक जनसंख्या यानी जो यूथ होता है, यंग पॉपुलेशन, उसका जो रेशो होता है, उसको बोलते हैं कि वहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर वो रेशो बहुत ज्यादा है तो, ठीक है ना? जैसे कि मान लो कि भारत की जो आबादी है, वहां पर अगर आप पूरी आबादी को देखोगे तो उसमें यूथ का जो परसेंटेज है वो बाकी आश्रित जनसंख्या यानी कि बच्चे और बूढ़ों की तुलना में ज्यादा होता है। जैसे अगर आप यूथ का देखोगे तो भारत की ज्यादातर आबादी आपको 18 से 35 के बीच में मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये लोग सब काम करने वाली कंडीशन में है। काम करने का मतलब है कि ये सब उत्पादक है, प्रोडक्टिव जनसंख्या है, अर्निंग जनसंख्या है। और भारत की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? इसी का है। और इसी स्थिति को बोलते हैं कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। हर वो समाज, हर वो देश जिसमें उत्पादक जनसंख्या का प्रतिशत अधिक हो बाकी जनसंख्या से, यानी कि जो अर्निंग पॉपुलेशन है, काम करने वाली पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, अगर हम इन शॉर्ट बोले तो जो यूथ है, अगर यूथ का परसेंटेज बाकी से ज्यादा हो तो बोलते हैं कि उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलेगा उस देश को, जैसे कि भारत की कंडीशन है। भारत में यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वी आर अ यंग कंट्री, तो इसीलिए भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में माना जाता है। जबकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश है, जैसे यूरोप के कई देश है, एशिया में जापान जैसे देश है, जहां पर ये कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि वहां पर यूथ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है और बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहां पर बर्थ रेट कम हो गया है। और बर्थ रेट अभी कम नहीं हुआ, पिछले 25-30-40 सालों से बर्थ रेट कम चल रहा है। और अगर किसी समाज में बर्थ रेट कम हो जाता है तो वहां पर यंग पॉपुलेशन गिर जाती है और ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। और जब यंग पॉपुलेशन गिर जाएगी, मतलब नंबर ऑफ यंग पॉपुलेशन गिर जाता है, तो फिर समस्या ये पैदा हो जाती है कि काम करने वाली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन गिर जाती है, जो कि समस्या पैदा करता है, जैसे यूरोप के कई देशों में हुआ है। भारत, अब हम एशिया में बात करें तो जापान में वैसी स्थिति है, साउथ कोरिया में थोड़ी बहुत है। तो यंग पॉपुलेशन का नंबर गिरना गलत माना जाता है, क्योंकि फिर वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगी, और अगर वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा देश का? तो इसलिए भारत की कंडीशन इस मामले में अच्छी मानी जाती है। एक चीज ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, जो कि हमारी स्थिति उसमें है, क्योंकि हमारे पास यंग पॉपुलेशन का बहुत बड़ा चंक है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात यह है, लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? पहली चीज तो यह है कि आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक चीज, यानी कि यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में है, बहुत बड़े प्रतिशत में है। और इसके साथ ही जो दूसरा पक्ष जुड़ा हुआ है, वो दूसरा पक्ष ये जुड़ा हुआ है कि जो यंग पॉपुलेशन है, इसको हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसको हम कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उस यंग पॉपुलेशन को हम लोग सही दिशा में चैनलाइज कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में चैनलाइज कर पा रहे हैं? क्या वो यंग पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, ट्रेन्ड है, स्किल्ड है, किसी न किसी तरह की कौशल से युक्त है? अगर ये सब नहीं है तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे काम में नहीं आएगा। किसी भी देश की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इसमें दोनों फैक्टर जरूरी है। दोनों फैक्टर जरूरी है का मतलब ये है कि यंग पॉपुलेशन भी हो
यंग पॉपुलेशन का परसेंटेज भी हो, यानी कि जवान लोग, काम करने वाले लोग हो, युवा लोग हो जो काम कर सके, पहली चीज ये होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज होनी चाहिए अनिवार्य रूप से कि जो यंग पॉपुलेशन है ये स्किल्ड होनी चाहिए, स्किल्ड, ट्रेन्ड या एजुकेटेड। मतलब इसको कोई ना कोई काम आना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई काम धंधा नहीं आता, उसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो ये यंग पॉपुलेशन हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी, उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि इतना बड़ा बोझ जो है वो देश के ऊपर आ जाएगा, और ये लोग प्रोडक्टिव तो है नहीं, और प्रोडक्टिव नहीं है तो फिर गलत डिसरप्टिव एक्टिविटीज में लग जाएंगे, विनाशकारी गतिविधियों में लग जाएंगे, उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, रोजगार नहीं मिल पाएगा तो संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो पाएगा। तो यंग पॉपुलेशन होने के साथ साथ उस यंग पॉपुलेशन का स्किल्ड और ट्रेंड और एजुकेटेड होना भी जरूरी है, या तो स्किल्ड हो या ट्रेंड हो या एजुकेटेड हो। अगर नहीं होगी तो ये जो हमको फायदा पहुंचाने वाली चीज है ये उल्टा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये संसाधनों पर दबाव के रूप में बन जाएगी और गलत कामों में लगेगी। क्योंकि काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है तो मतलब कोई स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है तो क्या होगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी है तो क्या करेगा आदमी, गलत काम करेगा, अपराध में जाएगा, गलत चीजों में इन्वॉल्व होगा, तो वो सब चीजें होंगी। तो इसीलिए जरूरी यह है कि यंग पॉपुलेशन भी हो और वो स्किल भी हो। अब भारत की बात करते हैं। भारत के पास यंग पॉपुलेशन तो बहुत है, दुनिया में सबसे ज्यादा, चीन से भी ज्यादा, क्योंकि अब तो भारत जो है वो चीन से भी आगे पहुंच चुका है अपनी पॉपुलेशन में। तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यहाँ है कि हमारी यंग पॉपुलेशन स्किल्ड और ट्रेंड नहीं है। ठीक है ना, यंग पॉपुलेशन दुनिया में बहुत ज्यादा है लेकिन वो स्किल्ड और ट्रेन नहीं है। उसमें से जो बड़ा हिस्सा है वो किसी को ना, उसको कोई काम धंधा आता है, ना उसके पास कोई स्किल है, ना कोई एजुकेशन है, तो वो हमारे लिए उल्टा नुकसान बनता है। और यही स्थिति जो है भारत में किसको जन्म देती है, बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देती है। भारत के सामने मतलब आप लोग भी जानते ही हैं, अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो यही है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है और इसी को केटर करने की जरूरत है अगर हम लोग देखें तो उस हिसाब से। और ये बेरोजगारी क्यों है, इसकी दो कारण, ठीक है ना, तो ये अभी अपन आगे देखेंगे उसके क्या कारण है। तो ये जो है एक कारण बनता है। अब आप देखो इसको इस तरीके से समझो। अब मैं आपको कुछ डेटा और फैक्ट से ये बात बताऊंगा तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब ये स्किल ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यंग पॉपुलेशन को कोई काम धंधा सिखाया जा सके, उससे बेरोजगारी दूर हो। अब आप ये देखो कि जो बेरोजगारी होती है उसके दो कारण होते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके दो कारण है। दो कारण कौन कौन से हैं, दो कारण कौन कौन से हैं। पहला कारण तो यही है, पहला कारण तो यही है कि स्किल्ड लेबर नहीं है, ट्रेंड लेबर नहीं है। मतलब यह है कि लोगों के पास कोई कौशल ही नहीं है, कोई प्रशिक्षण ही नहीं है, कोई काम करना वो जानते ही नहीं है, या बहुत कम ट्रेनिंग है, बहुत कम कौशल है, बहुत कम प्रशिक्षण है, तो उनको नौकरी मिलेगी कैसे। नौकरी तो तभी मिल पाएगी जब आपको कोई काम धंधा आता हो। ना आपको वेल्डिंग करना आता है, ना फिटर का काम आता है, ना कंप्यूटर का काम आता है, ना आपको, आपने कोई डिग्री ले रखी है, ना आपको पढ़ाते आता है, अगर आपको कोई काम नहीं आता तो फिर आपको नौकरी कहीं भी नहीं मिल पाएगी, एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं मिल पाएगा, और ना आप कोई काम कर पाओगे। आपको तो तभी नौकरी मिलेगी जब आपको कोई ना कोई काम आता हो, तभी आप कोई नौकरी कर पाओगे या फिर कोई भी रोजगार कर पाओगे। यहाँ केवल नौकरी से मतलब नहीं है, स्वरोजगार से भी मतलब है। अगर आप अपना भी कोई स्वरोजगार करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो स्किल रिक्वायर है, जो ट्रेनिंग रिक्वायर है, जो काम आना चाहिए वो आपको आए। और अगर वो नहीं आ रहा है तो बेरोजगारी बनेगी, बनी रहेगी। और दूसरा कारण ये होता है कई बार कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, ये भी एक कारण है, भारत में एक बड़ा कारण। तो पहला कारण ये है कि स्किल और ट्रेनिंग नहीं होना लोगों में, एजुकेशन नहीं होना, स्किल नहीं होना, ट्रेनिंग नहीं होना। और दूसरा कारण है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होना।
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, उसमें मान लो कि बहुत लोगों के पास स्किल है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, डिग्री है, काम भी जानते हैं, लेकिन रोजगार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में भी बेरोजगारी रहेगी। दोनों स्थितियों में बेरोजगारी रहेगी। एक तो वो स्थिति जहां पर लोगों को काम ही नहीं आता, तब भी बेरोजगारी रहेगी, क्योंकि अगर मान लो इंडस्ट्री आ भी जाए, कंपनी खुल जाए, फैक्ट्री खुल जाए, इंडस्ट्री आ जाए, सब कुछ आ जाए, सरकार वैकेंसी निकाल दे, लेकिन लोगों को ही काम ना है, तो बेरोजगारी बनी रहेगी। और दूसरी स्थिति वो हो सकती है जहां पर स्किल्ड वर्क फोर्स है, ट्रेंड वर्क फोर्स है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो अपने आप बेरोजगारी पनपेगी। मान लो कि हर साल 1,000, या मान एक एग्जांपल दे रहे कि हर साल 1,000 ग्रेजुएट मान लो कि पास हो रहे हैं, और 1,000 में से ही मान के चलो कि 800 लोगों को अच्छे से काम आता है, काम करने की स्थिति में है, अच्छी स्किल और ट्रेनिंग उनके पास है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं हो रही, देश में कोई फैक्ट्री नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपनी नहीं है, साल भर में 200 ही जॉब पैदा हो रही है देश में, तो बाकी का क्या होगा? बाकी 600 लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, जबकि वो काम करना जानते हैं। मान लो कि इसमें से 100-200 लोग बाहर चले गए, किसी और देश में चले गए, खाड़ी में इधर उधर, फिर भी 500-600 लोग, 400 लोग फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। तो इन ये जो दोनों फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर का सम्मिलित प्रभाव ये होता है कि इसकी वजह से बेरोजगारी पैदा होती है। एक कारण है स्किल्ड या ट्रेंड लेबर का ना होना, और दूसरा कारण है एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना हो पाना, और इन दोनों को मिल जाना आपस में। तो इसलिए ये दोनों कारक रिस्पॉन्सिबल है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और दूसरी तरफ स्किल्ड लेबर भी नहीं है, और ये दोनों मिल करके एक मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा करते हैं। ठीक है? और इसीलिए ये जो पूरा के पूरे 4 यूनिट है, इसमें पूरा का पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे है बस। क्योंकि आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, चाहे आप आईटीआई कॉलेज में प्रिंसिपल बन के जाओगे, तो उसमें काम क्या होता है? बेसिकली लोगों को ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग देना? रोजगार परक ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग देना। इसलिए उसमें पूरा का पूरा फोकस जो है वो एम्प्लॉयमेंट पे रहता है, क्योंकि आईटीआई कॉलेजेस में या आईटीआई इंस्टीट्यूशंस में बेसिकली आप क्या प्रोवाइड करोगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। और वो ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करोगे? एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि बच्चे को या जो भी कैंडिडेट है जो पढ़ रहा है आपको, उसको क्या मिले? अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है? तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। भारत में बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी भी है। कितने लोग जो है मतलब एक तरीके से रोजगार मिल नहीं पाता है उनको, और उसके कई कारण रहते हैं। ये दो कारण प्रमुख रूप से रहते हैं। ठीक है? अब इनको कैटर करने के लिए, और यही चारों यूनिट का संबंध केवल इन्हीं दो चीजों से है, उसी को मिला जुला करके वो 4 यूनिट्स बनी हुई है। अब देखो, अगर हमें अगर हमें इस मुद्दे को टारगेट करना है, यानी हमको अनएम्प्लॉयमेंट को कैटर करना है, उसको टारगेट करना है, तो दो फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा। कौन कौन से दो फ्रंट्स पे? पहला स्किल और ट्रेनिंग, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्किलफुल बनाना, ट्रेंड बनाना। पहला काम ये करना पड़ेगा, क्योंकि इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना। ये जो यूथ है हमारे पास इतनी करोड़ों की संख्या में, हमारे देश के अंदर ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बना हुआ है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड है करोड़ों की संख्या में, इसको क्या करना पड़ेगा? स्किल्ड करना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? बड़े पैमाने पर हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो स्किल और ट्रेनिंग बंदों बंदियों को, यानी कि यूथ को प्रोवाइड कर सके। ठीक है? तो पहली चीज ये है कि स्किल्ड और ट्रेंड वर्कफोर्स का निर्माण करना पड़ेगा। और ये स्किल्ड और ट्रेंड कैसी हो? आज की आवश्यकताओं के मुताबिक, आज जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आज जो किसी जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायरमेंट है, आज जो विदेशों में रिक्वायरमेंट है काम के लिए, उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इनको ट्रेन करना पड़ेगा, पुराने ढर्रे पे नहीं। जो अप टू डेट रिक्वायरमेंट्स है, आज के तारीख के हिसाब से जो इंडस्ट्री की या वेरियस फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इनको तैयारी देनी पड़ेगी। इसमें उनको टेक्निकल ट्रेनिंग भी करवाना पड़ेगा, कुछ दूसरी सॉफ्ट स्किल्स भी सिखानी पड़ेगी, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स है, टीम वर्क है, कैसे आपको बातचीत करना है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का वर्क है, इंग्लिश बोलना, अगर मान लो विदेश में नौकरी करनी है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जिनके पास अब काम करने वाली पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, इसीलिए उनको काम करने के लिए वर्कफोर्स चाहिए, और वहां हम अपने लोगों को भेज के एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हैं। जैसे गल्फ के देशों में भारत के कई लोग काम करते हैं, क्योंकि उन देशों के लोग जो है वो छोटे मोटे काम या एवरेज लेवल के काम नहीं करते हैं।
या तो वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है या लोगों के पास पैसा इतना है कि वो काम नहीं करते हैं ज्यादा, तो इसीलिए हम अपने लोगों को, क्योंकि हमारे पास एक्सेसिव पॉपुलेशन है, अबंडेंस में पॉपुलेशन है, तो वहां पर उनको रोजगार मिल सकता है, इसलिए उनको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी सिखानी पड़ेगी और जो उनकी फील्ड रिलेटेड मेन ट्रेनिंग है, मेन स्किल है, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत बड़ी वर्क फोर्स हो लेकिन नौकरी ही नहीं हो, फोर्स काम क्या करेगी, तो दूसरा फ्रंट क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये बेसिकली कैसे होगा, तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये आप सोचो कि सरकार सबको नौकरी दे दे, तो सरकार इतने करोड़ों लोगों को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नौकरी दे। ये सरकार भी ये बात बोल चुकी है, बार बार बोलती है कि अगर आप चाहें कि हर आदमी को सरकार डायरेक्टली नौकरी दे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार की भी एक सीमा है, वो एक सीमा तक ही लोगों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष सरकारी भर्ती दे सकती है। तो क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि ऐसा माहौल बनाए सरकार, सरकारों के द्वारा इस तरह का एक परिदृश्य पैदा किया जाए, इस तरह का एक वातावरण पैदा किया जाए कि अपने आप बाजार में एम्प्लॉयमेंट पैदा हो। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब लोग एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएंगे। इसीलिए इसमें एक बड़ा मुद्दा, इस पूरे पूरे टॉपिक का एक जो बड़ा मुद्दा निकल के आता है वो एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आता है। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें 2-3 बार एंटरप्रेन्योरशिप शब्द का जिक्र हुआ है। अगर आप हमारा नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखोगे स्किल डेवलपमेंट पे, जो 2015 में आया, नया तो नहीं रहा, पर अभी जो सबसे करंट है वो वही है। तो जो भारत सरकार का जो नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उस पॉलिसी का नाम ही है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि 2015 की पॉलिसी है। तो इसमें भी कहां पे फोकस किया गया है, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता का मतलब क्या होता है, कि लोग स्टार्टअप लें, नए नए इंडस्ट्रीज पैदा हो, लोग काम मांगने वाले ना बने, काम देने वाले बने। और जब लोग काम देने वाले बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पैदा होगी, क्योंकि सरकार सीधे सीधे इतने लोगों को जो है जॉब नहीं दे सकती। तो इसीलिए इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पर काफी फोकस किया जा रहा है कि लोग जो है वो स्टार्टअप ले, कंपनियां खोले, उद्यमी बने, और अपने साथ साथ 4, 6, 10, 12, 15, 20 जितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ करके रोजगार दे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आ जाएगा आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला पोर्शन। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें आईटीआई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब आईटीआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम सरकारें कर रही है उन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इस पूरे को अपने को देखना है, तो ये एक इंट्रोडक्शन जैसा हो गया। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि वोकेशनल एजुकेशन का क्या माहौल है इंडिया में, और वोकेशनल एजुकेशन का नेशनल सिनेरियो क्या है, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, और इंडिया में उसको लेकर के अभी करंट नेशनल सिनेरियो क्या है उस पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है। देखो, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये कोई बहुत छुआ टर्म नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्किल का मतलब होता है कोई भी कौशल, कौशल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा काम जो एक स्पेशल स्पेसिफिक काम है, विशेष विशिष्टीकरण वाला काम है, और जिसको करके आप कोई पैसा कमा सको, कोई अर्निंग कर सको, तो आप बोल सकते हो कि वो स्किल है आपके अंदर। और ऐसी स्किल्स लोगों में इनकलकेट करना, लोगों को इस तरह का कौशल देना, क्या कहलाता है, कौशल विकास कहलाता है, सीधी सी बात है। तो ये कोई बहुत ऐसी एलियन टर्म नहीं है, आप लोग सुनते ही रहते हैं स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों में कोई ना कोई स्किल पैदा करना, कोई ना कोई स्किल डेवलप करना, कोई ना कोई कौशल विकसित करना, जिसका प्रयोग करके, जिस स्किल के आधार पर वे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके और पैसे कमा सके और उसका जीवन ठीक ठाक चल सके, उसको आर्थिक सुरक्षा मिले, जीवन रोजगार हासिल कर सके, इसको बोलेंगे स्किल डेवलपमेंट। जैसे किसी ने फोटोग्राफी सीख ली, ठीक है, उसका उसने कहा कि भाई मेरा पढ़ाई में मन नहीं है, ठीक है, 12th तक पढ़ लिया या जो भी है, उसके बाद उसने क्या किया, डिजिटल कैमरा लेकर के डिजिटल फोटोग्राफी सीख ली, वीडियो बनाना सीख लिया,
और आप देखते हैं कि आजकल शादी ब्याह में ये एक बहुत बड़ा रोजगार की तरह से उभरा है। प्री वेडिंग से लेकर के वेडिंग से लेके पोस्ट वेडिंग तक हजार तरह की फोटोग्राफी होती है, और उसमें सिनेमैटिक वीडियो से लेके डिजिटल फोटोग्राफी से लेके तामझाम दुनिया भर का रहता है, और लाखों रुपए लोग इसमें अर्न भी करते हैं। तो ये एक नया एवेन्यू खुल गया है। तो इसमें क्या है, ये एक तरह की ट्रेनिंग है, तो स्किल है कि आपने फोटोग्राफी सीख ली, किसी भी व्यक्ति ने डिजिटल फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग वगैरह का काम सीख लिया और आपने उसमें रोजगार हासिल कर लिया, ये एक स्किल है। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं आती, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, ले आप खुद सीखो इनफॉर्मली, पर ये एक ऐसा काम है जो आपको सीखना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं आएगा। ठीक है, कोई लड़की है, कोई महिला है, उसने ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो एसएससी है, सेक्टर स्किल काउंसिल, उसमें ब्यूटी एंड वेलनेस नाम का एक अलग एसएससी ही सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है। अभी अपन एसएससी भी पढ़ेंगे, सेक्टर स्किल काउंसिल, उसमें बाकायदा एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जिसका नाम है ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, लड़कियों को ब्यूटी पार्लर का यानी कि मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सिखाया जाता है। अब उससे भी लाखों रुपए मेकअप आर्टिस्ट कमाती है। तो ये सब स्किल्स है, ये हजारों तरह की हो सकती है। ठीक है, और इन्हीं स्किल्स को डेवलप करना कैंडिडेट्स के अंदर, यूथ के अंदर, ताकि वो लोग रोजगार हासिल करें, स्किल डेवलपमेंट कहलाता है, और बेरोजगारी दूर हो सके। ठीक है, और वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन की बात करें तो ये एक ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी कि वोकेशनल एजुकेशन refers to education programs that are designed to prepare individuals for specific careers or skills. ठीक है, it mainly focuses on practical skills and hands-on training that are directly applicable to the workplace. The expansion of vocational education in India will provide a skilled labor force in the informal sector, which would further enhance the productivity of the industrial sector. ये जो पूरी बात यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इसका सीधा सीधा सार ये है कि वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल स्किल सिखाना। हम लोग देखो, एक होता है एजुकेशन, एजुकेशन आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है, काम भी सिखाती है, लेकिन काम सिखाने के साथ साथ आपको एक अच्छा नागरिक बनाती है। उसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाई जाएगी। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको इतिहास भी पढ़ाया जाता है, भूगोल भी पढ़ाया जाता है, आपको संविधान भी पढ़ाया जाता है, आपको गणित भी पढ़ाया जाता है, आपको भाषा भी पढ़ाई जाती है, आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है। मतलब अलग 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 जगह अलग अलग चलता है, पर मध्य प्रदेश में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत त्रिभाषा फॉर्मूले की तरह जनरली यही पढ़ाई जाती है ना। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, थोड़ा सामाजिक विज्ञान, इतिहास, थोड़ा बहुत साइंस भी, विज्ञान भी पढ़ाते हैं। तो वहां आपको सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, और 10वीं तक यही रहता है। 11वीं 12वीं में फिर आप एक अलग स्ट्रीम ले लेते हो, उससे मुतालिक आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ग्रेजुएशन में भी ऐसा ही होता है कि जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो पढ़ाया जाता है। तो जो नॉर्मल एजुकेशन है, जो हमारी जो जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन है या कन्वेंशनल एजुकेशन है, उसमें आपको एक होलिस्टिक इंसान बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, आप एक अच्छे नागरिक बने। अच्छा नागरिक व्यक्ति कब बनेगा, जब उसको भारत का इतिहास भी पता हो, संविधान भी पता हो, है ना, उसको वैज्ञानिक चेतना भी उसके अंदर हो, वो भाषाएं भी जानता हो, तो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी बनेगी। ठीक है, तो जो हमारी मुख्य धारा की शिक्षा होती है, मुख्य धारा की शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक संपूर्ण या सर्वांगीण विकास देना, एक अच्छा नागरिक बनाना, और उसका सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास का मतलब है कि वो इतिहास भी जानता हो, तमाम चीजें भी जानता हो, भाषा भी जानता हो, एक अच्छा नागरिक बने, उसके अंदर नैतिक गुण भी हो, चारित्रिक गुण भी हो, तो वो सर्वांगीण विकास पे फोकस करती है, और उसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा रहती है। जबकि वोकेशनल एजुकेशन का पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है रोजगार दिलवाना, और रोजगार दिलवाने के लिए क्या जरूरी है, कोई काम सिखाना, कोई स्किल सिखाना। और इसमें आपको ज्यादा फोकस थ्योरी पे नहीं रहता, प्रैक्टिकल पे रहता है, काम सिखाने पर। ठीक है ना, तो ये जो है इंडिविजुअल्स को यानी कि व्यक्तियों को फिर किसी कैरियर या स्किल के लिए तैयार करती है, किसी न किसी कैरियर के लिए, किसी न किसी रोजगार के लिए तैयार करती है। और ये प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करने पर, यानी कि प्रैक्टिकल पक्ष पे इसका ज्यादा फोकस रहता है। तो आपको हैंड ऑन ट्रेनिंग दे, हैंड ऑन मतलब रेडी टू वर्क बना दे। आपने वेल्डिंग सीख ली, अब आप कहीं पर भी जाकर के वेल्डर का काम कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया, आप तुरंत कहीं भी जाकर के इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं। आपने फिटिंग सीख ली, आप फिटर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं।
आपने फोटोग्राफी सीख ली, आप फोटोग्राफी करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देता है। अब आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कैमरे और फोटोग्राफी पे 20 किताबें पढ़ लो, नहीं। किताब पढ़ने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। ये नहीं बोलेंगे कि अब आप जो है कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो तो आप डीबीएमएस पे 25 किताबें पढ़ लो, नहीं। आपको वहां पे सिखाया जाएगा डेटा एंट्री, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल दे करके जॉब के लिए रेडी बनाना, हैंड ऑन ट्रेनिंग देना, ये इसका उद्देश्य रहता है, जो कि डायरेक्टली वर्क प्लेस पे आपको काम आ सके। आपने जो काम सीख लिया वो आपको कहाँ काम आए, डायरेक्टली वर्क प्लेस पे काम आए, ठीक है ना। तो ये वोकेशनल एजुकेशन है और इसका क्या उद्देश्य है, स्किल्ड वर्क फोर्स का निर्माण करना, जो हमारे देश में काम कर सके, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर में। और केवल इसका उद्देश्य देश के अंदर ही नहीं है, देश के बाहर भी है। क्योंकि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है, आप जानते हैं भारत की पॉपुलेशन एबंडेंस में है, तो हम अपने लोगों को बाहर भी काम करने भेज सकते हैं, ये भी हमारा फोकस पॉइंट है। और लोग जाते ही हैं, गल्फ में आपको हर जगह इंडियंस मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडियंस भरे हुए हैं, और भी हर जगह आप जहां जाओगे आपको नर्सिंग में बहुत लड़कियां हैं भारत की, केरला की खास तौर पे हर जगह नर्सेस मिलेंगी। तो चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे वो आपका शिपिंग का काम हो, हर जगह भारतीय हर काम में आपको मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हम बाहर भी अपना वर्कफोर्स भेज सकते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम अपने वर्कफोर्स को तैयार करें, ठीक है ना। इस तरीके से काम होगा तो काम चल पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको सीटीई के रूप में देखा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि सीटीई क्या है, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। सीटीई का मतलब होता है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन। कई बार जो है सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। अब होता क्या है कि क्योंकि पढ़ा नहीं रहता, तो हमको उसमें जो बहुत आसान प्रश्न है, बहुत लप्पू प्रश्न है, उसका भी हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। आप सीटी कोई पूछ ले और 4 ऑप्शन दे दे, तो अगर आपने सुना ही नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सीटी है क्या। सीटी कुछ नहीं होता। सीटी का मतलब होता है कैरियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जो कि वोकेशनल एजुकेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसी को माना जा रहा है अभी भारत में। इसके लिए सरकारें भी बहुत काम कर रही हैं कि लोगों को स्किल्ड बनाया जाए। बहुत बड़े युद्ध स्तर पे कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है। सीखो मुख्यमंत्री, मतलब अगर आप राज्य के अंदर भी देखोगे तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, और अगर आप केंद्र के स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखोगे तो भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। लगातार नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको एक प्रायोरिटी पे रखा था, हालांकि फिर भी बेरोजगारी दूर तो नहीं हो पाई और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। लेकिन हाँ, बहुत सारी प्रायोरिटी पे उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाए 2015 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया, और आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेके आए, और भी बहुत सारी संकल्प स्कीम है, स्ट्राइव स्कीम लेकर के आए। तो ये तमाम स्कीम्स लागू करने के पीछे यही प्रयास था कि स्किल्ड वर्कफोर्स बना करके इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ाया जा सके। क्योंकि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप का भी कल्चर नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने में। क्योंकि हर आदमी अगर नौकरी मांगेगा तो नौकरी देगा कौन। एंटरप्रेन्योरशिप से ये होता है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर रहता है समाज में, तो कम से कम एक आदमी 4 दूसरों को नौकरी देगा। अगर हर आदमी नौकरी मांगेगा तो फिर नौकरियां पैदा कौन करेगा, ये भी समस्या है। तो ये पूरा माहौल जो है इसके पक्ष में बन रहा है, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल्स को कौन कौन सी चीज में प्रिपेयर कर सकती है, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई क्राफ्ट हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है। वोकेशनल एजुकेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि कोई एक ही फील्ड हो। कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आपको काम सिखा करके तुरंत रोजगार से जोड़ा जा सके, वो इसकी परिधि में शामिल हो जाता है। चाहे फिर वो फोटोग्राफी हो, चाहे फिर वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे फिर वो एविएशन हो, चाहे फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे फिर वो ब्यूटी एंड वेलनेस हो, इवन हॉस्पिटलिटी जिसको होटल मैनेजमेंट बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी हो, कोई भी हो सकता है। बहुत सारे स्किल सेक्टर काउंसिल देश में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। और यही स्किल डेवलपमेंट भी है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, स्किल पैदा करना, तो वो भी यही। अब भारत में इसका क्या सीन है, भारत में इसका क्या सीन है, तो इसका बारे में कुछ डेटा है, उस डेटा से हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। ये आपके सिलेबस में सीधे सीधे एक टॉपिक लिखा हुआ है, वोकेशनल एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया।
इंडिया में वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो, सीधे सीधे डायरेक्ट आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, तो उसको हम जानते हैं। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि एक प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को जनरेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अलग अलग तरह के कोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमको है ताकि हम लोगों को जनरेट कर सके। उसके अलावा एक दूसरी समस्या ये भी कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो वर्कफोर्स काम कर रहा है ऑलरेडी, वो वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसको भी फॉर्मल सेक्टर में जोड़ना वो भी एक जरूरी चीज है। क्या होता है ना, हमारे यहाँ बहुत सारा वर्कफोर्स ऐसा है, एक बड़ा चंक हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है, जिसकी कहीं गिनती नहीं हो रही है कि भाई वो कहा उसने कहीं फॉर्मली ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई है। जैसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, किसी से दोस्त से सीख लिया, किसी के साथ लग गए उसके साथ सीख लिया, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है उसका। बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस है जो इलेक्ट्रीशियंस का पूरा काम जानते हैं पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, किसी भी दूसरे सिखाने वाले से सीख लिए, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत लोग ऐसे भारत में 80% के आसपास ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग नहीं ली, फिर वो काम कर रहे हैं फिर भी। जैसे बहुत सारे आप गली मोहल्ले में जो इलेक्ट्रीशियंस देखते हैं, तो क्या वो लोग सब कहीं से ट्रेनिंग लेके आए हैं? नहीं, उन्होंने किसी कॉलेज में जाके ट्रेनिंग नहीं ली, ऐसे ही घर में ही दुकान थी तो दुकान पे बैठ के सीख गए, किसी दोस्त से सीख लिया, वो सीन है उनके साथ, ठीक है। ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होती है बहुत सारी लड़कियां, किसी से सीख लिया, कहीं जाकर नहीं सीखी। ऐसे ही फोटोग्राफी के मामले में हो सकता है। तो बहुत बड़ा चंक इनफॉर्मल सेक्टर में एजुकेशन लेता है और इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता है, वो कभी सर्टिफाइड हो ही नहीं पाता, तो इसलिए उसको भी आगे फिर समस्या आती है। आगे जो है अगर वो और कुछ अच्छा करना चाहे, किसी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहे, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहे, किसी बड़े काम को करना चाहे या भारत के बाहर काम करना चाहे, तो उसको फिर वहां अपॉर्चुनिटी उसके लिए सीमित हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो फॉर्मली नहीं जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि उसको काम बहुत अच्छे से आता हो सकता है कि वो 10-15 साल से काम कर रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, काम उसको उन लोगों से अच्छा आता है जो सीख के आ रहे हैं कॉलेज से। बावजूद इसके उसको आगे समस्या पैदा होती है, वो विदेशों में नहीं जा सकता, किसी बड़ी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ सकता क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसलिए इनको भी सर्टिफिकेशन से जोड़ने के प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम अभी की बात करें तो केवल 7 से लेकर के 10% तक की जनसंख्या, केवल 7% से लेकर 10% तक की जो वर्क फोर्स है वही फॉर्मल सेक्टर में काम करती है। बाकी जो है 90% वर्क फोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने का मतलब ही है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। इसीलिए हमारे एक बॉडी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशनल, जिसको सीएबी बोलते हैं। सीएबी और एक दूसरी बॉडी है जिसको बोलते हैं एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। इन दोनों ने इसको, इसकी जरूरत को एक तरीके से बहुत हाईलाइट किया है, उसको बहुत बल दिया है कि इसमें एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन यानी सीएबीसी और एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन highlighted the importance of improving access to and participation in vocational education as well as the flexibility of vocational education within the mainstream education system to improve the future of the vocational education of India. ठीक है। दूसरी बात इसमें एक ये भी याद रखने वाली है कि हमारे यहाँ हम लोग फॉर्मल एजुकेशन को और वोकेशनल एजुकेशन को एकदम अलग अलग कर देते हैं। जैसे जो आप लोग फॉर्मल एजुकेशन मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको एकदम कट ऑफ कर देते हैं टेक्निकल या वोकेशनल एजुकेशन से। तो होना ये चाहिए कि दोनों के बीच में थोड़ा सा सामंजस्य रहना चाहिए ताकि स्कूल से ये माइंडसेट बन जाए बच्चे का कि उसको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो हम लोग अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, भाई हिंदी पढ़ रहा, अंग्रेजी पढ़ रहा है, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी या सिविक्स या ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन के लिए कोई माहौल नहीं है, मतलब अभी तो थोड़ा बहुत बन गया है लेकिन जनरली उस तरह का माहौल नहीं होता। और इसीलिए जब हम स्कूल कॉलेज करके पास आउट होकर निकलते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये भी कहा गया इन दोनों संस्थाओं के द्वारा कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अर्ली एज से ही
स्कूली लेवल से, कम अगर प्राइमरी में ना सही तो कम से कम मिडिल स्कूल से या फिर हाई स्कूल से एक माहौल बनाए वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चा इसके प्रति अवेयर रहे, उसको भी वो इग्नोर ना करे या उसको लुक डाउन ना करे, उसको गलत ना समझे। उसके प्रति माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वोकेशनल ट्रेनिंग तो आईटीआई वाले करते हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग तो पॉलिटेक्निक वाले करते हैं, ऐसा उसके प्रति माइंडसेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो आईआईटीएन तो नहीं हो सकता, हर आदमी आईआईएम में तो नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है नहीं जा सकता, इसमें कोई झूठ वाली बात है ही नहीं। हर आदमी आईएएस तो नहीं बन सकता, या हर आदमी पीसीएस ऑफिसर तो नहीं बन सकता पीएससी या यूपीएससी या एमपीपीएससी में। तो बाकी जो लोग हैं उनको तो रोजगार हासिल करने का हक है, और वो कैसे हक हासिल करेंगे? उनको कोई ना कोई वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए, उसमें भी लोग हैंडसमली कमाते हैं, अगर आप अच्छा काम करोगे अपना जीवन ठीक से जी सकते हैं और बढ़िया तरीके से कमा सकते हैं, अच्छे तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा ओपननेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसके लिए? वोकेशनल एजुकेशन के लिए, कि आप बच्चे को बचपन से ही थोड़ा सिखाओ, वोकेशनल एजुकेशन कुछ न कुछ दो। तो वो तमाम चीजें इन्होंने कही है, जो कि भारत में अभी इसका बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। ये जो एनकेसी है, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसने एक और बात कही है, इसने सजेस्ट किया है, यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको बता देता हूँ। एनकेसी ऑल्सो सजेस्टेड इंक्रीजिंग कैपेसिटी थ्रू नोवेल डिलीवरी मॉडल as well as enhancing public-private collaboration. In light of this, the government has re-emphasized vocational education in its 11th and 12th 5-year period. ठीक है? जैसे कि मैंने बताया कि भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के बहुत ज्यादा उतना उत्साहजनक माहौल नहीं है, लोग इसको थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं कॉमनली। इसलिए गवर्नमेंट ने लगातार ये फोकस करने की अब कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि इसको फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाए, वहीं पर इसके बारे में बताया जाए, और जो मिथ बस्टिंग है, इसके बारे में जो ये मिथक बना हुआ है, उस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया जाए और इसके पक्ष में माहौल बनाया जाए, ताकि लोग जो है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़े और रोजगार हासिल कर सके, स्किल्ड हो सके, ट्रेंड हो सके। और एनकेसी ने ये कहा था, मतलब ये कहा है एनकेसी ने कि कुछ ऐसे मॉडल्स पे भी हमको काम करना चाहिए जो इसके पक्ष में काम करे। जैसे सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है, हर काम सरकार के बूते का नहीं है, इसलिए इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी आमंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए इसमें पीपीपी मॉडल की बात चल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। न केवल बात चल रही है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, अपन आगे अभी कोर्स में उसको पढ़ेंगे। क्योंकि सरकार हर काम नहीं कर सकती इतनी बड़ी 150 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, खासतौर पे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें हमको प्राइवेट पार्टनर्स का, इंडस्ट्री का, फैक्ट्रीज का, प्राइवेट प्लेयर्स का योगदान और सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि रोजगार भी अल्टीमेटली कौन लोग देंगे? प्राइवेट लोग देंगे, सरकार कितने लोगों को देगी रोजगार? तो इसीलिए यहाँ पर लगातार ट्रेनिंग देने में भी, वोकेशनल एजुकेशन के लिए माहौल बनाना, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, करिकुलम डिजाइन करना, इंडस्ट्री की जो करंट रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से करिकुलम डिजाइन करके ट्रेनिंग देना, ताकि इंडस्ट्री नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को मीटअप किया जा सके। इन तमाम चीजों में प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा देने की बात लगातार की जा रही है, और बहुत सारी योजनाओं में उनको एक पार्टनर बनाया भी गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को जोड़ेंगे तो उसका फायदा भी मिलेगा। फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो तभी पता चलेगी जब हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग आकर के जुड़ेंगे। तो ट्रेनिंग देने से लेकर के एम्प्लॉयमेंट तक, करिकुलम डिजाइन तक, सभी में इसको शामिल करने की बात की है, और इसका एक पॉजिटिव माहौल बनाने की बात भी की जा रही है। हमारे यहाँ जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी, उसमें ये बात, अब तो खैर पंचवर्षीय योजनाएं बनती ही नहीं है क्योंकि अब योजना आयोग भंग कर दिया गया है, लेकिन जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो यूपीए की सरकार के दौर में आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार के दौर में, मतलब 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014, ये वाली जो योजनाएं थी, उसके बाद फिर मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन भंग कर दिया। तो उससे पहले की जो दो 5 वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं थी, एक 11वीं पंचवर्षीय योजना और एक 12वीं पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में ही वोकेशनल एजुकेशन पे खासा मतलब बल दिया गया था, खासा उस पे एम्फेसिस किया गया था, और साथ ही साथ प्राइवेट लोगों को जोड़ करके पूरा एक पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश उसमें की गई थी। तो ये जो है, मैंने आपको एक वोकेशनल एजुकेशन का क्या एक सिस्टम है इंडिया में, उसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपसे चर्चा की। तो आज हमने जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है,
उसकी बात की। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड की कंडीशन में है या नहीं है, उसकी बात की। अगर है तो हम उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, उसकी बात की, है ना। हम जो है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग पर क्यों फोकस कर रहे हैं, उसकी बात की। क्या जरूरत है इस पे फोकस करने की, और क्यों इंडिया को स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस पे बात की। और साथ ही साथ हमारे यहाँ भी क्या माहौल है वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के, और उसको कैसे टोटल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी एक बेसिक बात की। आज अगली क्लास में हम मिलेंगे तो इसी से आगे और चलेंगे, और इसके बाद जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो मतलब एक पॉलिसी लेवल पे बात करेंगे, जो नेशनल पॉलिसी बनाई है सरकार ने 2015 में, 2015 में, उसके क्या फीचर्स है, क्या फ्रेमवर्क है, कैसे वो चीजों को केटर करती है, उस पर एक डिटेल डिस्कशन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। बने रहिए नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू वेरी मच।